हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ लर्न टू अर्न। इस सीरीज़ में हम लोग उन सक्सेसफुल ट्रेडर्स को बुलाते हैं जिनकी एक पूरी ट्रेडिंग जर्नी है। कैसे उस जर्नी में उन लोगों ने जो जो चैलेंजेस फेस किए, चैलेंजेस से कैसे बाहर निकले, ट्रेडिंग साइकोलॉजी बहुत मैटर करती है, अपने आप को किस तरह से डिसिप्लिन किया, रिस्क मैनेजमेंट उनकी स्ट्रैटेजीज़ के ऊपर क्या रही। आइए मिलते हैं इन्हीं एक सक्सेसफुल हमारे ट्रेडर से। इन्होंने अभी सरमाया यूट्यूब चैनल के ऊपर फॉरेक्स फॉर बिगनर्स के नाम से वीडियोस बनाना शुरू की हैं और बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं और बहुत अच्छी इनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर आप अभी तक आपने इनके लेक्चर्स नहीं देखे, जो कि टोटली फ्री हैं, सरमाया के यूट्यूब चैनल पे आप जाके बिल्कुल इसको देख सकते हैं। इनका नाम है हसीब जी। हसीब, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अल्हम्दुलिल्लाह, सलाम। फराज भाई आप कैसे हैं? हसीब, ये जर्नी आपने कब शुरू की और ये ट्रेडिंग में कैसे आए? सीधा मैं आपसे उस सवाल के ऊपर आ गया जो सब सुनना चाहते हैं। कब स्टार्ट की, कैसे स्टार्ट की? फराज भाई, मेरा बेसिकली बैकग्राउंड ऐसा कोई ट्रेडिंग का नहीं था। स्टार्ट से ही मेरा बेसिकली ई कॉमर्स का बैकग्राउंड था और ड्यूरिंग द ई कॉमर्स जर्नी जो मेरी जर्नी चल रही थी उसी के दौरान आपकी एक पॉडकास्ट देखी थी यूट्यूब पे और तब से ही माइंड में क्लिक हुआ कि यार ये ट्रेडिंग भी कुछ है, टेक्निकल एनालिसिस भी कुछ होता है, इसको भी करना चाहिए, देखना चाहिए। तो वहीं से चार्ट्स को देखना शुरू किया, इंटरेस्ट डेवलप हुआ और वहीं से सरमाया का पता लगा और वहीं से फिर मैंने आपके जो बैच 6 था उसके अंदर इनरोल करवाया था। आई गेस फ़ेब 2023 में हमारा बैच स्टार्ट हुआ था और वहाँ से फिर मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी। सो आपने ई कॉमर्स के ऊपर आप काम कर रहे थे, तो ई कॉमर्स से ट्रेडिंग पे पूरा करियर स्विच कर दिया आपने? फिर भी स्टार्ट से जो है वो सर्विस प्रोवाइडिंग में थे, ई कॉमर्स पे भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे थे और फ्रीलांसिंग बेसिकली, क्योंकि जब आप कोई बिज़नेस या कोई ब्रांड इस्टेब्लिश कर रहे होते हैं तो आपको एक अच्छा बजट चाहिए होता है। तो वो ऑब्वियसली नहीं था, इतनी ह्यूज इन्वेस्टमेंट नहीं थी, तो इसीलिए यही डिसाइड किया कि फ्रीलांसिंग की तरफ जाना चाहिए। तो उसमें फिर मैंने जो अमेज़ॉन का उस टाइम बहुत ज़्यादा एक बूम चल रहा था, तो अमेज़ॉन की सर्विसेज प्रोवाइड करना स्टार्ट की, उसकी भी स्किल्स लर्न की और उसके बाद अमेज़ॉन की जर्नी चली सर्विस प्रोवाइडिंग की, उसमें अच्छी इनकम हो रही थी और चल रहा था सारा। तो स्टार्ट से ही फ्रीलांसिंग में थे फराज भाई और उसमें यह थी कि अमेज़ॉन की डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करना स्टार्ट की। अमेज़ॉन का प्रॉपर जो आप ब्रांड लॉन्च करते हैं उसमें एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होती है, तो डेफिनेटली वो इन्वेस्टमेंट तो नहीं थी लेकिन स्किल्स थी, टाइम था, तो टाइम यूटिलाइज़ किया और उसको फिर कैश आउट किया। यार, आगे चलने से पहले ना, आपकी जर्नी स्टार्ट करने से पहले एक मेरे जहन में बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आया है कि दोनों इंडस्ट्रीज़ में, ई कॉमर्स में और ट्रेडिंग में, चूँकि आपने ई कॉमर्स को भी सर्व किया और अब आप एज अ ट्रेडर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो मेजर डिफरेंस क्या है इन टर्म्स ऑफ, एक तो टाइम कितना चाहिए कि आपको सक्सेसफुल बनने के लिए कितना टाइम चाहिए, सेकेंडली कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए, और दोनों में फ़र्क क्या है? तो ये बहुत से लोग जानना चाह रहे होंगे, क्योंकि अमेज़ॉन और ये आपकी ई कॉमर्स की तो हवा या ट्रेंड जो चला था 4-5 साल पहले बहुत था। और उसके बाद अब जितने भी ई कॉमर्स वाले बैठे हुए हैं वो सब ट्रेडिंग की तरफ आए हुए हैं और वो प्रमोट करवा रहे हैं हकीमों से इस टाइम। बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसे ही चल रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो बेसिकली फराज भाई, ई कॉमर्स में और ट्रेडिंग में एक चीज़ कॉमन है कि दोनों, आपके पास अगर लैपटॉप है, इंटरनेट है, तो आप वो दोनों काम कर सकते हैं। मतलब आपके पास लोकेशन इंडिपेंडेंस होती है, आप कहीं पे भी बैठ के वो कर सकते हैं। लेकिन मेजर दोनों में डिफरेंस है, अगर ई कॉमर्स में आप अपना कोई ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं या आपने अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है उसमें, तो आपको एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है, क्योंकि उस टाइम तो अमेज़ॉन का आपको पता है एक बूम चल रहा था। तो उसमें यही था कि अगर आपने अमेज़ॉन पे अपना एक ब्रांड लॉन्च करना है अमेरिकन मार्केट में, तो आपको 20-25 हज़ार डॉलर चाहिए, 30 हज़ार डॉलर चाहिए, जो कि बहुत कम लोगों के पास होते हैं। तो इसलिए लोग सर्विस प्रोवाइडिंग की तरफ जाते हैं। अब सर्विस प्रोवाइडिंग में क्या इशू है कि जहाँ पे देखो हर दूसरे ग्रुप में कोई ना कोई सर्विस प्रोवाइडर बैठा हुआ है, तो आपको कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई होता है। यानी कि अगर आपको स्किल्स आती भी हैं तो आपको एक बड़ी ऑडियंस से कम्पीट करना पड़ता है, आपको क्लाइंट वहाँ पे हंट करना पड़ता है। फिर क्लाइंट मिल गया तो समटाइम्स ये होता है कि क्लाइंट आपको अब्यूज़ करता है, आपसे काम करवा के पेमेंट नहीं देता, वो एक अलग मसले। अगर आप अपर फाइवर पे चले जाते हैं तो उनके अपने कंप्लायंस इश्यूज़ होते हैं, यानी कि पेमेंट्स आपकी स्टक हो गई या और डिफरेंट कोई आईपीज़ के इश्यूज़ हो गए, तो वहाँ पे हर टाइम आपको एक फ्रस्ट्रेशन रहती है कि किस तरह से मैं जो है यहाँ से अर्निंग करूँगा। अब ट्रेडिंग में यहाँ पे थोड़ा सा ईज़ ऑफ माइंड ये था कि आपको एक बहुत मिनिमल इन्वेस्टमेंट में, मतलब जो एक आपने कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया था प्रॉप फर्म्स का, तो वो मुझे बहुत क्लिक हुआ। स्टार्ट में यही एक मिथ थी कि शायद आपको ट्रेडिंग के लिए भी बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए और आपके पास अगर इन्वेस्टमेंट होगी तभी आप प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। लेकिन वो आपने कॉन्सेप्ट जो प्रॉप फर्म्स का इंट्रोड्यूस करवाया था बैक देन, तो उससे बहुत ज़्यादा हेल्प हुई, उससे बहुत ज़्यादा एक कॉन्फिडेंस आया कि ठीक है, आप कम इन्वेस्टमेंट से, यानी कि एज़ लो एज़ आप $100 से $50 से भी अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि मैंने स्टार्ट की भी, क्योंकि मेरे पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं थी करने को।
तो वो एक बहुत ज़्यादा एक टर्निंग पॉइंट था या एक गेम चेंजर था कि आपने एक प्रॉफर्म का चैलेंज लिया, उसके फेजेस फिर आपने क्लियर किए और उसके बाद फिर आप फंडेड होके और अपने आपने पे आउट्स कैश किए। अच्छा, वो भी मुश्किल काम है, मतलब ऐसे नहीं है कि आपने प्रॉ फर्म्स पे आए और कम पैसों से आपने काम शुरू किया, वो भी पूरी जर्नी अभी उस पे बात करेंगे। तो आसान लफ्ज़ों में मैं अगर इसको समराइज़ करूँ, तो ई-कॉमर्स में आप कह रहे हैं कि एक तो बहुत बहुत ज़्यादा आपको फंड्स चाहिए, जी, इन्वेस्टमेंट चाहिए। अगर एग्जैक्टली। इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आप सिग्नल्स कह रहा हूँ, सर्विस प्रोवाइडर बनते हैं। सर्विस प्रोवाइडर बनने के लिए सैचुरेट हो गई है मार्केट, तो आपको एफर्ट ज़्यादा पुट करनी है। फिर ज़ाहिर है कि हर बिज़नेस में कहीं न कहीं आपको प्रॉज़ एंड कॉन्स होते हैं। अब दूसरे एंड पे अगर आप ट्रेडिंग में आते हैं, ट्रेडिंग में आपके पास कोई ऐसा नहीं है कि आपको किसी क्लाइंट को पकड़ के पैसे पकड़ने हैं उससे, या कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है अलग अलग एसेट्स क्लास के लिए, वो हम उसके ऊपर अभी बात करते हैं। तो दोनों में बेसिकली ये फ़र्क था। अच्छा, जब आपने ई कॉमर्स की जो स्किल सीखी, अ, वो आपने कितना टाइम लगा के सीखी और उसके बाद आपने उस पर कितने पैसे बनाए? और ये जो आपने ट्रेडिंग की स्किल सीखी, इसमें प्रॉफिटेबल होने में आपको कितना टाइम लगा? अब ये कंपैरिजन कर दें दोनों में। अच्छा फराज भाई, अगर ई कॉमर्स की बात करें तो कोरोना का जो टाइम था लॉकडाउन वाला, उसमें बहुत ज़्यादा इसका बूम था पाकिस्तान में स्पेशली, क्योंकि हर बंदा जो है वो घर में बैठा हुआ था, कोई ना कोई स्किल सीखना चाह रहा था, कई लोग जॉबलेस हो चुके थे। तो इसी तरह से मेरा जो एक बैकग्राउंड था ई कॉमर्स से पहले का, तो वो बेसिकली फ्रेट फॉरवर्डिंग में मैं डील करता था, यानी कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट आपकी जितनी भी होती थी कंटेनर्स की, तो चूँकि पोर्ट्स बंद थे, आपकी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट नहीं हो रही थी, तो मुझे भी कोई ना कोई वे आउट देखना था अपना, तो मैंने ई कॉमर्स चूज़ किया क्योंकि उसका एक बूम था। उसमें ये हुआ कि पहले तो उसको सीखने में, अगर आप एक एवरेज लर्नर हैं या आप नॉर्मली उसको देख रहे हैं, तो आपको 6, 8, 10 महीने लग जाते हैं उसको सीखने में। अगर आपने उसको टेक्निकली चीज़ों को समझना है कि किस तरह से आपने प्रोडक्ट्स को हैंडल करना है या किस तरह से उसको लेके चलना है, तो आपको इतना टाइम लग जाता है। उसके बाद फिर अगेन वही वाली बात कि आपको कई सीनियर्स अब्यूज़ करेंगे एक्सपीरियंस के नाम पे, जो कि हमारी नॉर्मल जॉब मार्केट में भी होता है कि आप ये काम करें, आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, पैसे की कोई बात नहीं करता। तो इसी तरह से हम लोगों ने भी सीनियर्स के लिए काम किया, वो आप 6 महीने 8 महीने वो लगा लें। उसके बाद जब आपने फाइनली कोई आपको क्लाइंट मिला, आपने क्लाइंट हंट किया, उसके लिए आपने काम किया, तो इनिशियली डेफिनेटली आपको क्लाइंट को दिखाना पड़ता है अपने रिजल्ट्स। उसके बाद ही वो डिसाइड करता है कि आप कितने एलिजिबल हैं, कितने आप स्किल्ड हैं, और उसके हिसाब से आपको कितना पे किया जाए। तो ऑलमोस्ट अगर आप लगा लें तो 2 इयर्स की ये जर्नी होती है। मतलब मेरे केस में तो 2 इयर्स की जर्नी थी, जिसमें मैंने लर्निंग से लेके और एक्सपीरियंस से लेके और उसके बाद जाके कहीं अपना फर्स्ट डॉलर अर्न किया था। उसमें भी जब आप स्टार्ट करते हैं तो अगर आपकी लक बहुत अच्छी है तो हो सकता है आपको ज़्यादा भी मिल जाए, लेकिन ऑन एवरेज आपको $100 $150 आपको पर मंथ जो है वो एक क्लाइंट दे रहा होता है सर्विसेज के और अकाउंट हैंडल करने के। तो मैंने भी यहीं से स्टार्ट किया। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जैसे एक्सपीरियंस आता गया विद टाइम, तो वो डेफिनेटली आपका पर मंथ जो है वो बढ़ जाता है। लेकिन विद टाइम जब आपका एक्सपीरियंस होता है तो उसके हिसाब से फिर आपका जो है वो पर मंथ आप चार्ज ज़्यादा करने लग जाते हैं। लेकिन जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस था, तो आपको $300 to $500 पर मंथ, ये एक अच्छा जो एक एक्सपीरियंस वीए कह लें, वर्चुअल असिस्टेंट या अकाउंट हैंडलिंग की सर्विसेज, ये आपको ऑफ़र करता है क्लाइंट। तो इतना ही मतलब इसमें से अर्न किया और सारा। 2 साल के बाद आप इस काबिल हुए कि आप $100 पर मंथ, और उसके बाद ग्रेजुअली आप बढ़ा सकते थे। अच्छा, मैंने ई कॉमर्स में बहुत से लोगों की बहुत अच्छी सक्सेस स्टोरीज भी देखी हैं जो मिलियन ऑफ डॉलर्स तक भी गए हैं। ठीक है, ज़ाहिर है उनकी इन्वेस्टमेंट बिल्कुल अच्छी ऐसे थी ही। और वो अच्छा था, लेकिन हर किसी के साथ नहीं होता। Exactly. अच्छा, ट्रेडिंग में भी ऐसे ही होता है। बिल्कुल ठीक ऐसे है, लेकिन वो थोड़ा सा आसान यूँ है कि अगर आप डिसिप्लिन हैं और बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं, तो इसमें आप एज़ कम्पेयर टू ई कॉमर्स में यहाँ पे उम्मीद या होप ज़्यादा रहती है कि आज आप बेहतर कर लेंगे या कल बेहतर हो जाएगा, Exactly. अगर आप प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट से चल रहे हैं। तो दोनों में ये फ़र्क बिल्कुल है। ऐसे ही। अच्छा, 2 साल की आपकी ई कॉमर्स की जर्नी रही जो ख़त्म हुई आप $100 पर मंथ के ऊपर। अब यहाँ से हम शुरू करते हैं। आपने फरवरी 2023 में सरमाया से ट्रेनिंग ली, और उसके बाद आज हम बैठे हुए मार्च 2026 में, और 3 साल हो गए तकरीबन। बिल्कुल ठीक है, इस 3 साल में क्या चैलेंजेस फेस आए आपने किए, और उससे आप निकले कैसे? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेनिंग इटसेल्फ ये नहीं होता कि आज आपने ट्रेनिंग कर ली और कल आप प्रॉफिटेबल हो गए। ऐसा मैं तो कहते ही नहीं हूँ कि भाई आज सुबह ट्रेनिंग की, कल आप प्रॉफिटेबल हो गए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। नहीं हो सकता। हाँ। ये फ्रॉड बेसिकली बहुत बड़ी मिथ है कि आपने यहाँ ट्रेनिंग की, चाहे वो किसी की भी आपने ट्रेनिंग लिया, आपने यूट्यूब से सीखा या आपने कोई कोर्स किया, आपने ट्रेनिंग ली और अगले दिन आप प्रॉफिटेबल हो गए। बल्कि ये मैं सबको, पूरी ऑडियंस को कहना भी चाहूँगा कि ये एक बहुत बड़ा डिस्क्लेमर है कि आपने, अगर आप ट्रेनिंग कर भी लेते हैं तो आपने माइंड में रखेंगे कि आपको बहुत टाइम लगेगा। मतलब इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू, आप कितना टाइम देते हैं, लेकिन आपकी एक पूरी जर्नी होती है। अच्छा, मैंने तो रोड मैप दिया हुआ है कि 9 मंथ्स
जी 9 मंथ्स टू 12 मंथ्स, अगर आप ये फॉलो कर रहे हो, अगर आप रोड मैप पे स्टिक हाँ, रहते हैं, ये बिल्कुल। सबसे बड़ी अब बात मसला है। ये है ना कि रहते नहीं है रहते ना, नहीं भटक है। जाते हैं एग्जैक्टली कि यार ये तो बड़ा स्लो प्रोसेस है। हाँ मैंने जी कल एक वीडियो देखी थी, उसमें उसने रात को पैसे बनाए, सुबह वो फरारी की राइड ले रहा है। एग्जैक्टली ठीक है, वो किराए की थी लेकिन उसको पता नहीं था। बिल्कुल ऐसे ही है। तो तो ये लोगों ना बेचारे टिकटॉक देख देख के ना उनके एग्जैक्टली जहन में ये आ गया है कि यहाँ से रात को ही पैसे बन जाएंगे। ऐसा नहीं होता, ऐसा आपकी नहीं। जर्नी है। अच्छा, आगे चलें, फिर आपने क्या किया? मैं जैसे ही हमारी ट्रेनिंग कंप्लीट हुई तो जिस तरह आपने एक पूरा रोड मैप दिया था कि अब आपने जो है वो प्रॉफर्म का चैलेंज लेना है और आपने उसको और फॉलो उसको- नहीं किया नहीं शुरू में। ये सबके डेफिनेटली साथ यही होता सबके साथ ये होता है ना, नहीं सबके होता, साथ ये होता उनको है यकीन नहीं होता ना कि ये बिल्कुल। जो चश्मे वाला बाबा बता रहा है ये कुछ सच ही बोल रहा होगा। एग्जैक्टली अच्छा। हालांकि ड्यूरिंग द ट्रेनिंग जब तक आपके लेक्चर्स जो असाइनमेंट सबमिट की थी, मतलब मैं खुद लाइव सेशन में आके पूछा था फराज भाई ये देखें एक ही रो में जो है वो 6 टीपीज़ हो रहे हैं, तो मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा कि इतने टीपीज़ हो रहे हैं। कभी ज़िंदगी में ट्रेडिंग का ना सुना ना देखा, लेकिन इतने टीपीज़ हिट हो रहे हैं। तो ड्यूरिंग ट्रेनिंग ठीक चल रहा होता है, रिजल्ट्स भी अच्छे आ रहे होते हैं, लेकिन जैसे जैसे ट्रेनिंग एंड की तरफ जाती है तो वो जो आप अक्सर कह रहे होते हैं सुलेमानी कीड़ा होता है, तो वो तंग करने लग जाता है कि अब कुछ ना कुछ और एक्सप्लोर करना चाहिए। दो मुंह वाला होता दो है। मुंह वाला एग्जैक्टली। अच्छा। तो वो जो है वो तंग करने लग जाता है। हाँ। तो मेरे केस में भी यही हुआ कि चैलेंज ले लिया प्रॉप फर्म का, और उसमें जो आपने रोड मैप दिया उसको फॉलो किया। तो कुछ मार्केट रेंज में चल रही थी, कुछ जो है वो यही सुलेमानी कीड़ा था कि नहीं यार ये नहीं हो रहा, कुछ और देखना चाहिए, किसी और स्ट्रैटेजी पे जाना चाहिए। तो वो मल्टीपल चीज़ें देखी, तो वो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट वो चैलेंज हमारा उड़ गया था। अच्छा उस टाइम पे अच्छा, उस चैलेंज में आपने पैसे कितने इन्वेस्ट किए, ये इंपॉर्टेंट है ना उसमें यहाँ पे? मैंने $170 इन्वेस्ट किए थे उस टाइम। $170 आपकी इन्वेस्टमेंट थी। जी। अच्छा, अब ये इंपॉर्टेंट है कि आप पैसे कितने लगा रहे हो और स्किल्स पे कितने डिपेंडेंट है, फिर आखिर में देखेंगे आपने पैसे बनाए कितने। एग्जैक्टली अच्छा, ये मैं बता दूं, ये $170 जो हैं, ये आप सीधे सीधे रियल फंड्स नहीं डाल के 170 को उठा के आप 10,000 कर दें। ये बेसिकली ये होता है कि अगर आप बहुत अच्छे स्किलफुल ट्रेडर हैं तो बहुत सी कंपनीज ऐसी आ गई हैं, वो आपको ऑफ़र करती हैं कि हमें पहले तो चैलेंज देंगी, जैसे एग्ज़ाम होता है आपका, इंटरव्यू होता है, उस तरह का इन्होंने एक एग्ज़ाम रखा हुआ है कि हम आपको एक डेमो अकाउंट देंगे, अगर आपने उस पर पहले हमें 8% या 10% बना के दिखा दिए, द कंडीशन इज़ कि आपका अकाउंट 10% के ड्रॉ डाउन से नीचे ना जाए। अगर आपने ये करके दिखा दिया, वो आपका एक और एग्ज़ाम यानी कि चैलेंज देंगे आपको कि भाई आप कुछ दिन और ट्रेड करें और इसके ऊपर आप हमें 5% बना के दिखा दें, और अगेन जो आपका ड्रॉ डाउन है वो 10% से ज़्यादा ना हो। अब ये लोग चार्ज करते हैं, ज़ाहिर है, अब ये जब आप एग्ज़ाम में बैठते हैं, जैसे नेट वगैरह के एग्ज़ाम में अगर आप बैठने चाहते हैं, आपको इनिशियल फ़ी देते हैं, एंट्री फ़ी। तो यहाँ पे भी इन चैलेंजेस को अवेल करने के लिए एक फ़ी होती है, वो फ़ी होगी $100 या $500 या $1000, डिपेंड करता है कि आप कितने बड़े फंड्स के लिए वो टेस्ट या एग्ज़ाम दे रहे हैं। अगर आप लेट्स से $100,000 देते हैं, $100,000 कह रहा हूँ, अगर आप $100,000 के लिए एग्ज़ाम दे रहे हैं, फ़ंड अवेल करने के लिए दे रहे हैं, तो वो आजकल $500 मिनिमम फ़ी है उसकी, तो यानी कि आप $500 इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने उस काम के लिए। अब अगर आप $100 दे रहे हैं तो $10,000 के आपको फ़ंड मिल जाएंगे। अब अगर अब आपने उस $100,000 यानी कि $1,00,000 के ऊपर पैसे बना लिए, लेट्स से $4,000, तो $3,200 आपके बाकी जो $800 होंगे वो कंपनी खुद रखेगी। यानी कि आपने इन्वेस्ट किया $500 और रिवॉर्ड आपको मिल रहा है $3,200। सुनने में तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसके पीछे जो एग्ज़ाम और जो चैलेंजेस है उसी की तैयारी बेसिकली करनी होती है कि उसको पास कैसे करना है। इतना आसान तो नहीं होता वो। और उसके बाद जब आपका पास हो जाता है और फंडेड आ जाता है, तो वो फंडेड ट्रेडर जब आप बन जाते हैं ना, तो फिर आपकी क्लास या कैटेगरी जो होती है वो बहुत ऊपर चली जाती है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, तो आपने $170 का एक चैलेंज लिया और आप फेल कर गए, ये पहला वो था। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, फिर आगे फिर क्या किया अच्छा आपने? फराज भाई, मैं इस केस में शायद थोड़ा सा वो टू गुड टू बी ट्रू लगे, या जिस तरह से भी मोस्टली जो लर्न टू अर्न की हमारी सीरीज़ होती है उसमें ये होता है कि लोगों ने बहुत ज़्यादा लॉसेस किए होते हैं, उसके बाद उनको समझ आती है कि ये मैंने गलत किया था, मुझे फराज भाई की रोड मैप को ही फॉलो करना चाहिए था। लेकिन आई थिंक आई वाज लकी इनफ कि मैंने लॉसेस बहुत कम किए हैं। मेरा जो वाहिद लॉस उसकी वजह मैं बताऊं आपके पास शायद पैसे ख़त्म हो गए होंगे इन्वेस्ट एग्जैक्टली करने के लिए। मेरे पास एक्चुअली तो ये अच्छा ही हुआ ना। हाँ जी बिल्कुल, मेरे पास इतनी जो कि इन्वेस्टमेंट नहीं थी कि मैं बार बार चैलेंजेस लूँ और वो करूँ। तो मैंने बस ये एक ही लॉस किया $170 का। उसके बाद मैंने दोबारा से एक चैलेंज लिया जो कि $40 का मुझे मिला, वो छोटा अकाउंट साइज़ था, वो मैंने किया, और वो मैंने इस माइंडसेट के साथ किया कि जिस तरह फराज भाई ने बताया मैंने इसी चीज़ को फॉलो करना है,
और ये अकाउंट मैंने ब्लो नहीं होने देना, मैंने इसी को लेके चलना है, यही मेरा एसेट है और इसी को मैंने क्लियर करके इसी में से मैंने अपने वो 170 भी रिकवर करना है और अपना प्रॉफिट भी लेना है। मतलब आप एक बिजनेस शुरू कर रहे हो सिर्फ $40 से? एग्जैक्टली $40 से। अच्छा। डेफिनेटली वो एक लॉन्ग प्रोसेस होता है। जब मैंने ये अपना फर्स्ट चैलेंज अकाउंट ब्लो किया प्रॉफर्म का, उसके बाद मैंने ब्रेक ले ली थी। मतलब मैं बिल्कुल ही स्लीप मोड पे चला गया था और सिर्फ हमारा जो कम्युनिटी है डिस्कॉर्ड की उसको फॉलो कर रहा था, सक्सेस स्टोरी, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं सबको बताना चाहूँगा कि आपको पॉजिटिव एनर्जी चाहिए होती है। आप अगर नेगेटिविटी को ही फॉलो करेंगे, अगर आप देखेंगे लोगों के फेलियर्स के लोग नहीं इसमें पास होते, आपका वो माइंडसेट बनेगा ही नहीं। तो आपको हमेशा एक पॉजिटिव कम्युनिटी चाहिए, पॉजिटिव लोग चाहिए जो आपको इनकरेज करें। जिस तरह से आप हमारी कम्युनिटी में अनाउंसमेंट में आके हमें इनकरेज भी कर रहे होते हैं, डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ भी शेयर कर रहे होते हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। और मेरे लिए वही सोर्स ऑफ मोटिवेशन था कि ठीक है, मैं वहाँ से एक दोबारा से आपको एक कॉन्फिडेंस मिलता है कि ठीक है, आप जो है ना कर सकते हैं। जब सारे कर रहे हैं कम्युनिटी मेम्बर्स तो आप कर सकते हैं। स्टार्ट में आपके माइंड में होता है, ये हर नए ट्रेडर के माइंड में होता है कि ठीक है यार, ये मैं सारा कुछ कर रहा हूँ, पता नहीं मुझे रिवॉर्ड भी मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये प्रॉफर्म पे करते भी हैं, हालांकि आप कम्युनिटी में देख रहे होते हैं, आप सर्टिफिकेट्स भी देख रहे होते हैं, सारा कुछ, लेकिन जब तक आपके जेब में पैसे नहीं आते, डॉलर्स आपके पास आपके अकाउंट में लैंड नहीं करते, वो ट्रस्ट लेवल ही नहीं बिल्ड हो पाता। और ये कई लोग इससे रिलेट कर पा रहे होंगे। तो मेरे साथ भी वो था, लेकिन मैंने ये था कि डिसाइड किया हुआ था कि मेरे पास यही चैलेंज अकाउंट है और मैंने इसी को लेके चलना है। तो स्लो एंड स्टडी उसको लेके मैं चलता रहा और आपकी दी हुई रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करता रहा। उसका एंड रिज़ल्ट ये हुआ कि मेरा फ़ेज़ 1 क्लियर हुआ और साथ साथ मेरा सबसे बड़ा सोर्स ऑफ मोटिवेशन आप ही थे कि आपको डीएम करके सर्टिफिकेट्स दिखाना, फिर आप जो आगे से इनकरेज करते थे कि ठीक है बहुत अच्छा कर रहे हो, ऐसे ऐसे करते रहो। तो वो सर्टिफिकेट एक आया, मेरा फ़ेज़ 1 क्लियर हुआ, उसके बाद फ़ेज़ 2 कुछ टाइम बाद क्लियर हुआ। और ये कुछ कम अरसे का टाइम नहीं था, यानी कि मैंने कोई रातों रात नहीं किया, इस पे कई मुझे महीने लगे। अच्छा, फरवरी 2023 में आपने ट्रेनिंग ली, जी। ये मेरे ख्याल में 4 महीने में ख़त्म हुई होगी, तो मई या जून 2023 में ख़त्म हुई। उसके बाद आपने $170 वाला अकाउंट एक वॉश किया एंड देन दूसरा एक और अटेम्प्ट किया आपने स्लीपिंग मोड के बाद। तो आप अब मेरे ख्याल में 2024 में जा चुके एग्जैक्टली थे। 2024 में 2024 का कौन सा महीना चल रहा है? 2024 का आई गेस फराज भाई सेकेंड क्वार्टर था आई गेस, कि जब मैंने अच्छा, ये मतलब 1.25 साल हो गए। हाँ जी, मतलब मैंने अकाउंट ले लिया था लेकिन मैं उसको ऑन एंड ऑफ देख रहा था, प्रॉपर्ली नहीं मैं उसको देख पा रहा था कुछ मसरूफियात की वजह से। तो ऑन एंड ऑफ उसको देख रहा था। जो प्रॉपर्ली मैंने देखना स्टार्ट किया था वो 2024 का सेकेंड क्वार्टर था। सही। तो उसमें मैंने जो है वो इस चैलेंज को, जब मैंने फ़ेज़ 1 क्लियर किया, सेकंड फ़ेज़ क्लियर किया, तो उसके बाद जो है फंडेड अकाउंट मिल गया। अब फंडेड अकाउंट पे बिल्कुल ही इमोशन डिफरेंट होते हैं, यानी कि आपको पता होता है आपका फ़ेज़ चल रहा है, वो एक डेमो अकाउंट है, आप उसको लेके चल रहे हैं, दैट्स टोटली फाइन। जब आपको पता चल जाता है कि ये रियल फंड्स हैं और यहाँ से मैं जो कमाऊँगा वो मेरे पास आएगा और जो लॉस होगा वो मेरी जेब से जाएगा, तो वो एक सॉर्ट ऑफ अटैचमेंट हो जाती है आपकी। बिल्कुल आप रियल फंड्स की तरह उनको वो डील करने लग जाते हैं। तो मेरे साथ भी यही था कि स्टार्ट में कुछ अकाउंट थोड़ा सा ड्रॉ डाउन में गया, थोड़ा सा नीचे गया, तो वो एक साइकोलॉजी अच्छा, जब वहाँ पे आप आए फंडेड पे, जी स्ट्रैटेजी तो वही होगी जो पड़ी हुई है, बिल्कुल। प्रैक्टिस की हुई है, रिजल्ट्स भी अच्छे आ रहे हैं। मुझे तो अभी आपने याद कराया कि ट्रेनिंग के दौरान आपकी 6 कंसेक्यूटिव टीपीज हिट हो रही थी। जी एनालिस्ट तो आप बहुत अच्छे थे। जी बिल्कुल। तो जब फंडेड पे पहुंचे तो यहाँ पे जो इमोशंस थे वो क्यों नहीं कंट्रोल हो पा रहे थे? क्यों नहीं आप अपने आप को समझा रहे थे कि भाई वही काम करना है जो पहले करता हुआ आ रहा था? फराज भाई, ये एक आई थिंक नॉर्मल अब हर बंदे की साइकी होती है। एक जो न्यू ट्रेडर आता है उसकी साइकोलॉजी आई थिंक सभी रिलेट कर पाएंगे इससे कि सबके इमोशंस डिफरेंट होते हैं। यानी कि आपने देखा कि वही, हालांकि वही फिगर्स हैं, वही नंबर्स हैं, वही सारा कुछ चल रहा होता है, वही आपके एनालिसिस हैं, लेकिन आपको समटाइम्स जो है वो बिलीव नहीं हो रहा होता कि यार ये वाकई फंडेड हो गया। फिर वो एक डर लग रहा था कि यार ये नीचे चला गया तो इसको रिकवर करना पड़ेगा, फिर प्रॉफिट आएगा। तो वो आपकी हर टाइम जो है ना वो एक अपने से ही जंग चल रही होती है कि यार इसको नेगेटिव में नहीं जाने देना, इसको पॉजिटिव, फिर ट्रेड्स को मॉनिटर करना, देखते रहना। तो ये कि टाइम लगता है थोड़ा सा, लेकिन यह है कि जब आप आहिस्ता आहिस्ता उन सारे प्रोसेस से गुजरते हैं तो वो एक बिलीफ भी आपका उस पर होने लग जाता है सिस्टम पे पूरे, कि ठीक है यार हमने अपने ट्रेड प्लान को फॉलो करना। जिस तरह आपने कहा है कि आपने SLTP लगा दिया, बाकी काम मार्केट का है, मार्केट को उसका काम करने दें, आपने नहीं करना, लैपटॉप बंद करके चले जाएं। तो आहिस्ता आहिस्ता वो वाली हैबिट डेवलप की कि ठीक है यार लैपटॉप बंद कर दें, बस मार्केट को उसका काम करने दें, हमने एनालिसिस कर लिया और लेट इट गो जहाँ भी जा रहा है। तो उससे फिर ये हुआ कि प्रॉफिट्स बनना शुरू हुए और अल्हम्दुलिल्लाह फिर वहाँ से पे आउट्स की जर्नी स्टार्ट हुई। अच्छा, पहला पे आउट कितने का आया? मेरा फराज भी पहला पे आउट $500 का था। ज़बरदस्त यार, $500। और वो आपने 2024 के सेकंड क्वार्टर जून तक अचीव कर लिया? आई गेस अगस्त में शायद मेरा पहला पे आउट मतलब था। आपने फरवरी 2023 में काम करना शुरू किया तो जी। 1.5 साल लगे आपको $500 तक पहुंचने में। हाँ जी।
आपकी ई कॉमर्स की जर्नी से तो बेहतर थी। बहुत बेहतर था। अच्छा, सही है। एग्जैक्टली। सही है। तो $500 के बाद जब पहला पे आउट आया उस टाइम क्या फीलिंग्स थी? उस टाइम फराज भाई बहुत अच्छी फीलिंग थी, बल्कि इलॉन मस्क समझ रहे थे। हाँ जी। बल्कि एक बहुत इमोशनल अटैचमेंट, मुझे वो एग्जैक्टली वो फिगर 500 का मुझे इसलिए याद है क्योंकि उससे एक बड़ी एक इमोशनल अटैचमेंट थी। वो इसलिए क्योंकि एग्जैक्टली बकरा ईद का महीना शुरू हो चुका था और मतलब मैंने ये कहा था कि यार ये पे आउट लेके ना मैंने अपनी पहली ज़िंदगी की कुर्बानी करनी है इससे। तो वही हुआ कि वो पे आउट आया और नियत अच्छी थी ना। हाँ एग्जैक्टली, वो नीयत अच्छी थी और अपना प्रॉपर रोड मैप को फॉलो कर रहे थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो $500 का पे आउट आया और उसी पैसों से फिर मैंने कुर्बानी भी की थी। सही है। अब ये जो 1.5 साल का आपका टाइम था, ज़ाहिर है इसमें अभी आपने बोला भी इमोशनली आप ऊपर नीचे चल रहे होगे। पहला अब जब प्रॉफम आपका फेल हुआ, दूसरे में जब आप फंडेड पे पहुँचे, फिर ड्रॉ डाउन लगा, यहाँ तक पहुँचने में जो सरमाया का अलुमनाई की कम्युनिटी है उससे आपको कितनी हेल्प मिली? क्योंकि हमारी तरफ से, मेरी तरफ से, अमार की तरफ से और जितने और सीनियर मेंबर्स बैठे हैं उन सब की तरफ से कोई ना कोई सेशंस चल रहे होते थे, नई स्ट्रैटेजीज आ रही होती थी, जो मार्केट में चेंजेस आ रही हैं उसके बारे में अपडेट दिया जा रहा होता है। तो कम्युनिटी ने कितनी हेल्प किया आपको? अच्छा फराज भाई, यहाँ पे एक चीज़ मैं मतलब जो आपने बात की डेफिनेटली बिल्कुल ऐसे ही है कि डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ आप भी आके शेयर कर रहे होते हैं पूरी अलुमनाई के साथ। महीने में 1-2 सेशंस आपके हो रहे होते थे और बाकी भी इस तरह से हमारे भाई भी और बाकी हमारे जो कम्युनिटी मेंबर्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा आप जनरल डिस्कशन में देख लें या कहीं अगर आपने पोस्ट किया, कोई थोड़ी सी भी डीमोटिवेटेड पोस्ट कर दे तो उसको डेफिनेटली इंकरेज करने के लिए कई लोग आ जाते हैं कि नहीं यार तसल्ली रखो, इस तरह होता रहता है। तो उससे अब यहाँ पे सारी चीज़ें अगर हम साइड पे रख दें, यानी कि आपके जो सेशंस हो रहे होते हैं उसमें आप कोई स्ट्रैटेजी बता रहे हैं कुछ भी, अगर आप वो स्ट्रैटेजी कुछ ना भी बताएं, सिर्फ आपका सेशन में आना और आपका इनकरेज करना कि यार ठीक है स्टॉप लॉसेस हो रहे हैं, कोई मसला नहीं है, ये फेज़ है, गुजर जाएगा, क्या कर रहे हो, किस तरह कर रहे हो, वो एक तसल्ली देना जो होता है ना, मतलब जो एक बंदा ऑलरेडी ड्रॉ डाउन में होता है या अपना अकाउंट उड़वा चुका होता है तो वो बिल्कुल डीमोटिवेटेड होता है। यानी कि वो उसमें होता है कि पता नहीं ट्रेडिंग मेरे लिए है नहीं है, मैं इसको कैरी करूँ या ना करूँ, तो वो ये इस माइंडसेट के साथ आ रहा होता है। लेकिन जब आपकी वो सेशन में देखता है, कई लोग अपनी स्टोरीज शेयर करते हैं आपके साथ कि फराज भाई ये प्रॉफिट हुआ, ये फेज़ क्लियर हो गया, फिर आपकी अपनी मोटिवेशन कि ठीक है मार्केट अच्छी चल रही है, सारा कुछ ठीक है, मतलब एक पॉजिटिव एनर्जी जो आपको मिल रही होती है ना, वही बहुत बड़ा आपके लिए एक आसरा होता है और आपको एक बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिव आपको फीलिंग आने लग जाती है कि ठीक है यार सारी कम्युनिटी कर रही है तो हम भी कर लेंगे। मतलब वो स्ट्रेटजीज़ वगैरह तो एक अलग वो चेरी ऑन टॉप है, लेकिन सिर्फ ये आपका आना सेशन में पूरी कम्युनिटी को इकट्ठा करना, यही इटसेल्फ बहुत बड़ी एक मोटिवेशन होती है एक ट्रेडर के लिए। क्योंकि इस टाइम हमारी जो कम्युनिटी है ना वो मेरे ख्याल में दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे बेहतरीन कम्युनिटी है, बिल्कुल जो सिर्फ एक मार्केट को ट्रेड नहीं कर रही, एग्जैक्टली सारी मार्केट्स को कर रही है। उसमें ऑटोमेशंस भी आ रही हैं, हम लोग उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं बहुत ज़्यादा जी। फिर अब हमने वो किड्स वाली भी ट्रेनिंग शुरू कर दी बच्चों के लिए, और पता नहीं क्या कुछ चल रहा होता है कम्युनिटी में। एग्जैक्टली। सो मैं यही कहता हूँ कि कम्युनिटी में अगर आप एक्टिव रहें ना, अभी भी बहुत से लोग आके ही पूछ रहे होते हैं, वो ऐसे सवाल पूछ रहे होते हैं जो कम्युनिटी में बताए हुए हैं, सब कुछ बताया हुआ है, लेकिन वही बात है ना कि वो फोकस नहीं होता ड्यूरिंग ट्रेनिंग। उसके बाद फिर जब सब हो जाता है फिर कहते हैं अब बताएं अब क्या करें, तो वो बताया हुआ होता है। तो वो अच्छा, ये कम्युनिटी हो गई आपकी। अच्छा, ये पहला फेज़ हो गया आपका, पहला पे आउट आ गया $500। कुछ अरसे के बाद हम लोग अपनी टीम एक्सपेंड कर रहे थे, तो सरमाया को आपने ऑफिशियली ज्वाइन किया। वो मेरे ख्याल में 2025 फरवरी में किया, 1 साल हो गया आपको। बिल्कुल 2025 जनवरी में मैंने ज्वाइन किया। तो जब आप इतना अच्छा काम कर रहे थे, ये तो मैंने आपसे इंटरव्यू में भी पूछा था, आपके एनालिसिस बहुत अच्छे, आप पे आउट्स भी ले रहे हैं, अब आप फंडेड ट्रेडर बन चुके हैं। जब आप इतना अच्छा काम कर रहे थे तो वाई सरमाया? क्योंकि मैं तो ये कहता हूँ ना कि भाई अब तो जॉब नहीं करें, अब फोकस करें अपने और फंडेड अकाउंट्स में। फराज भाई देखें, मतलब मेरी जो जर्नी रही है और मैं ये सब मेंबर्स को भी कहूँगा, हमारे जितने भी एलुमनाई मेंबर्स हैं, कम्युनिटी मेंबर्स हैं, कि मेरी जो एक सक्सेस में जो मेजर पार्ट था वो सरमाया कम्युनिटी का ही था। यानी कि मतलब मेजर क्या, अगर मैं कहूँ 90-95% अगर था पार्ट तो सरमाया कम्युनिटी का ही था। उसकी रीज़न ये है कि मैं वहीं पे आके अपने चार्ट्स पोस्ट करता था, वहीं पे जो सीनियर्स होते थे वो गाइड करते थे कि नहीं यार आपके चार्ट में ये मिस्टेक है। इवन कि आप ख़ुद भी आके समटाइम्स जो है बताते थे कि नहीं यार ये चार्ट आपका एनालिसिस ये ठीक है, ये ठीक नहीं है, यहाँ पे आप ये मिस आउट कर रहे हो। तो वो इटसेल्फ आपकी लर्निंग, मतलब थ्रू आउट आफ्टर द ट्रेनिंग भी आपकी लर्निंग चल रही होती है। तो जिस तरह आप ट्रेनिंग के एंड पे कह रहे होते हैं कि यहाँ पे आपकी जर्नी ख़त्म नहीं, यहाँ से आपकी जर्नी स्टार्ट हुई है, तो एग्जैक्टली वैसे ही होता है कि आपकी प्रॉपर एक जर्नी चल रही होती है।
और दूसरा जब आपने जिस तरह से कहा कि मैंने सरमाया को ज्वाइन किया, वो भी सरमाया को मैंने किस तरह ज्वाइन किया, क्योंकि मैं मतलब मैं बैक स्टोरी सबको बता दूं कि जिस तरह मैं कम्युनिटी में एक्टिव रहता था तो डेफिनेटली आपके साथ भी कम्युनिकेशन रहती थी कि फराज भाई ये चल रहा है, या आपकी नज़र में ऑब्वियसली वो सारे बंदे होते हैं कि जो अपने दूसरों की हेल्प कर रहे होते हैं बेसिकली। अच्छा, इनको किसी को पता नहीं होता कि मैं किसको देख रहा हूँ, एग्जैक्टली किसको नहीं। हाँ, और सबको यही लग रहा होता है कि हाँ, फराज भाई चूँकि गायब नहीं है, है। गायब है, तो बिल्कुल कुछ नहीं देख रहे, लेकिन फराज भाई सब देख रहे होते हैं। तो वहीं से जो है ना फिर वो एक चांस मिला कि ठीक है सरमाया को ज्वाइन। अब पॉइंट आ जाता है कि जब पे आउट्स ले रहे हैं सारा, तो ज्वाइन करने का मकसद क्या था। तो मेरा बेसिकली जो एक इमोशनल अटैचमेंट थी, क्योंकि मेरी जो सक्सेस स्टार्ट हुई थी वो भी कम्युनिटी से ही हुई थी। तो जब मुझे टीम का पार्ट बनने की एक चांस मिला तो मैं डेफ़िनेटली उसको अवेल किया, क्योंकि आपकी टीम का पार्ट बना था और डेफ़िनेटली आपके साथ इंटरेक्शन, और उससे अच्छी और क्या या उससे बड़ी क्या बात होगी कि पहले तो आपके साथ कम्युनिटी में इंटरेक्शन होता था, अब लाइव भी इंटरेक्शन करने को मिलेगा। तो वो एक सबसे बड़ी मोटिवेशन थी कि कुछ ना कुछ, और वो बहुत एक अच्छा डिसीजन था, क्योंकि डेफ़िनेटली मैं पे आउट्स वगैरह तो पहले ले रहा था, लेकिन कई सारी चीज़ें थी मतलब जो कि बहुत कॉमन चीज़ें थी जो शायद हम नोटिस भी नहीं करते, वो वाले पॉइंट्स भी आपके साथ रहने को रैंडमली सीखने को मिले। मतलब कुछ बातों बातों में ही कुछ इस तरह की बातें पता चल जाती थी कि वो सोचने में मजबूर हो जाता था इंसान कि अच्छा यार ऐसे भी होता है, यानी कि इस तरीके से भी पैसे बनते हैं, ये सारा कुछ भी होता है। तो एक लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आपकी लर्निंग जर्नी चल रही होती है और आपका माशाल्लाह एक्सपीरियंस हमसे बहुत ज़्यादा है, तो डेफिनेटली वो एक अच्छा, अब आप कम्युनिटी के लिए क्या कर रहे हैं? मैंने देखे अभी आपके रिसेंट पास्ट में आप कम्युनिटी को सिग्नल्स भी, हमारी सरमाया कम्युनिटी के अंदर सिग्नल्स भी दे रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही और मेरे साथ आप एज एन असिस्टेंट टीचिंग में भी आ रहे हैं और आपके अलग सेशंस हो रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। सो वो दिखाते हैं ज़रा स्टैट्स, अभी आपने पिछले बिल्कुल दिनों क्या फराज कारनामे अंजाम दिए? ये फराज भाई मेरे पास इस टाइम मेरे फेब की कॉल्स हैं और मेरी मार्च के जो अभी तक के टिल डेट जो स्टैट्स हैं। और ये वो स्टैट्स हैं जब वॉर चल रही है और मुश्किल हालात हुए हैं, बिल्कुल ऐसी है, मतलब क्या आपको नहीं पता कि ट्रम्प का मूड क्या है? क्या मूड है और किस तरफ मार्केट जाएगी। तो फेब में फराज भाई मैंने टोटल 11 कॉल्स दी थी हमारे जो एलीट ट्रेडर्स हैं उसके अंदर, और 11 में से मेरे 8 टीपीज़ थे और 3 एसएल्स थे। और 3 एसएल्स भी वो थे कि एसएल्स के बाद उसकी री अटैम्प्ट हमने की थी, जो हम लोगों की जो हम करते हैं strategy है, स्ट्रेटजी जो है, और उसके बाद फिर वो भी वो रिकवर हो गए रिकवर थे। हो गए, ज़बरदस्त। और उसके बाद फिर मैंने मार्च में 15 कॉल्स दी टोटल, और 15 में से मेरे 11 टीपीज़ हैं और 4 एसएल्स हैं, जो कि री अटैम्प्ट पे डेफिनेटली हमारे वो रिकवर हो गए थे। ज़बरदस्त, ये बहुत अच्छा विन रेट है आपका, 75 to 80% का विन रेट। और ये आप पूरी कम्युनिटी में प्रेशर में दे रहे हैं, जहाँ पे आपको इतने हज़ार Exactly. बंदा देख रहे हैं और वो बिल्कुल। फॉलो भी कर रहे हैं। ये एक अलग स्ट्रेस होता है, एक अलग बिल्कुल, प्रेशर बहुत होता है, बड़ा ठीक है? प्रेशर होता हाँ, है। क्योंकि जिसका ऐसे होता है ना वो फिर मैसेज करता है आके, Exactly. हसीब भाई अब क्या करूँ? बिल्कुल तो ऐसे ही अच्छा, है। ये अच्छा, अब आप चलें, ये होगी आपकी जर्नी बहुत अच्छी रही सरमाया में। अब हम एज अ मेंटोर भी वो काम कर रहे हैं, यूट्यूब पे भी आपके बहुत अच्छी वीडियोस आ रही हैं, मैं देख रहा था, बहुत ज़बरदस्त है। जी। फिर आपके पे आउट्स भी आ रहे हैं, सिग्नल्स भी, आप अंदर कम्युनिटी की हेल्प कर रहे हैं, कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। बाय द वे, इन्होंने मेरा जो मकसद होता है ना, वो मैं अपनी टीम मेंबर में उनको लेता हूँ जो कम्युनिटी में पहले से ही अच्छा काम कर रहे हो। ये नहीं कि बिल्कुल आप ऑल ऑफ अ सडन अचानक उठ के आ गए मुंह धो के कि मुझे रख लें, मुझे रख लें, ठीक है? बिल्कुल तो ऐसे ही। मैं तो खैर सब पे नज़र रख रहा हूँ। तो अच्छा, अब आपका क्या स्टेटस है? चलें, ये सरमाया ज्वाइन करने के बाद आपने लेवल अप किया अपना, बिल्कुल बहुत ज़्यादा फराज भाई। कितना किया? असली बात पे आए। असली बात में मैं बिल्कुल फराज भाई स्क्रीन की तरफ ही चला जाता हूँ। जी। स्टार्ट से मैं जो है ना वो जो जून में मेरा 2024 का जो पे आउट था $502 का, वो था। उसके बाद मेरा एक और जो पे आउट था आई गेस अगस्त में 2024 का $224 का वो था। और उसके बाद अभी रिसेंटली इसी मंथ की 8 मार्च को एक पे आउट, ये डेफिनेटली पे आउट तो $270 का है, लेकिन इसके साथ जो मेरी फ़ी रिफ़ंड हुई थी ऑलमोस्ट $1,500 का, ये टोटल $1,500 की फी जी। रिफंड, ये आपका $2 लाख वाला फंड 1300, जी बिल्कुल, $1,300 की फ़ी रिफ़ंड हुई थी और $270 का मेरा पे आउट था, ज़बरदस्त। प्रॉफिट था। तो इसका ये मतलब है कि आप अब 200,000 वाले फंड्स को मैनेज कर रहे हैं, जी 200 मल्टीपल बड़ा अकाउंट्स वाला हैं। अकाउंट। जी मल्टीपल कितने अकाउंट्स हैं? करंटली इस टाइम जो है वो 1 मिलियन की फंडिंग चल रही है, लेकिन उसमें से जो पे आउट्स अभी तक रिसीव बाकी इन क्यू हैं, लेकिन करंटली आप जो है $1 मिलियन के फंड्स अब मैनेज कर रहे हैं, जी, यानी कि अल्हम्दुलिल्लाह। आपके 5 200K वाले फंडेड अकाउंट्स हैं। जी बिल्कुल ऐसी है। इसका ये मतलब है कि $1 मिलियन कितने बनते हैं? 25 करोड़ से ज़्यादा। जी सो बिल्कुल आप ऐसे। 25 करोड़ से ज़्यादा के बड़े फंड मैनेजर हो गए। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सो अभी रिसेंट आपके कितने बड़े पे आउट्स आए हैं? एक तो आपने ये दिखाया है, फी रिफंड किया आपने जी, बिल्कुल। 1300 और 270, उसके बाद आगे? उसके बाद मेरा $1,004 का एक पे आउट है, जो कि अभी अच्छा, आप 2 लाख वाले के ऊपर भी
बड़ी शॉर्ट्स नहीं लगा रहे, फराज 0.5% और 1% पे बिल्कुल जा रहे ऐसे हैं बस। बिल्कुल ऐसी है उसकी देखे ना रीज़न अच्छा। है, क्योंकि वो जो आप ड्यूरिंग द ट्रेनिंग बता रहे होते हैं उस टाइम हाँ। किसी को नहीं समझ आता कि आप मंथली सिर्फ 1-2% भी बना लें तो वो बहुत है। हम्म। तो वो लोग कैलकुलेट करने लग जाते हैं यार कि 1-2% मैं तो से क्या कहता हूँ होगा। 2-3% बना लो, 2 लाख के ऊपर 3% का मतलब है कि $6,000 $4,800 आपको मिलने। बिल्कुल ऐसी है, $4,800 ठीक ठाक 15 लाख रुपए महीना होता है। बिल्कुल किसी भी ऐसी एक है, अच्छी कंपनी के सीईओ की इतनी सैलरी नहीं बिल्कुल होती। ऐसी है। अच्छा, तो आप कि अभी रिसेंट पास्ट में आए $1,500 एक, $1,000 एक, जी। और फिर और उसके बाद सेम ही डे में दोनों, क्योंकि डिफरेंट अकाउंट्स हैं, तो दूसरा मेरा जो है $4,394 का पे आउट जबरदस्त है। यार, जी। इतनी सैलरी तो मैं नहीं ले रहा भाई, थोड़े से पैसे। अच्छा, ये मुझे तुमने नहीं बताया पहले, जी। 4,000, 300, 1,000 और 1,500, यार ये तुम्हारे कितने पैसे बन गए? $7,000। जी फराज भाई करंटली जो है इस टाइम तो रिसीव होता है। $7,000 आपने इस मंथ का पे आउट किया। जी इस मंथ अच्छा, ये तो हो गया $7,000 तक पहुंचने में पर मंथ। जी आपकी जर्नी 3 साल की है इस टाइम, बिल्कुल ठीक ऐसे। है? उसके बाद 3 साल की पूरी मेहनत है। 2024 के जून तक तो आप प्रॉफिटेबल नहीं थे, ठीक है? 1.5 साल और फिर अगले 1.5 साल। अच्छा, अब ये मुझे बताएं कि ये जो आपके पहले जो $500, $224 आए, इसके फिर आप $1,000 वाले चैलेंजेस ले रहे थे जी बिल्कुल इन फराज भाई, पैसों से, बिल्कुल क्योंकि इसी तरह बिल्कुल से। आप जीरो से शुरू हुए हो। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि वहीं से जो है ना आपने और यही ये वाला बोल था। रोड मैप भी मैंने दिया हुआ है कि बिल्कुल, ये भाई आपने दिया सुकून था। से आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए इतने Exactly. साल के बाद तुम इधर तक पहुंचते हो। यार ज़बरदस्त यार। अच्छा, मैं समझता था अच्छे मेंटोर हो तुम, तो बहुत अच्छे स्टूडेंट हो यार, बहुत अच्छे तरीके से फॉलो किया हुआ है। सो ये ज़बरदस्त यार, बहुत अच्छा। तो ये अब तुम्हारे पास इतने फंडेड हो गए। अच्छा, ये जो आपने लेवल अप किया, पहले ज़ाहिर है आप छोटा अकाउंट चला रहे हो कि $50,000 का या बिल्कुल ऐसे फराज। $10,000 वाला फंड, जैसे ही आप 2 लाख पे आए, जी तो इस पे कितना ज़्यादा आपको डिसिप्लिन होना पड़ा और कितना ज़्यादा मेंटली आप प्रेशर ले रहे थे कि यार अब मेरे पास फंड ज़्यादा आ गए, फिर एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, इस प्रोसेस के बारे में बताएं। अच्छा फराज भाई, इसमें ना एक चीज़ और थी कि जब हमने ट्रेनिंग की थी उस टाइम आपकी जो गाइडलाइंस थी, जिस तरह से आपने बताया था रिस्क रिवॉर्ड को किस तरह मैनेज करना है, तो वो प्रीवियसली उस तरह मैनेज कर रहे थे। लेकिन जब बड़े फंड्स पे आए तो डेफिनेटली आपका थोड़ा सा वो रिस्क रिवॉर्ड का जो आपने बताया सारा, जो अपनी ट्रेडिंग मास्टर 3.0 में, वो बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंट शिफ्ट था। और चूँकि उसका सक्सेस रेट भी बहुत ज़्यादा था और वो हमने पर्सनली इम्प्लीमेंट भी किया, यानी कि पहले वाले पे आउट्स में और अब वाले पे आउट्स में बहुत ज़्यादा वाज़ेह फ़र्क भी नज़र आ रहा होगा। तो सिंपली अगर आप रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करें जिस तरह आपने बताया, उसी रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करके, उसमें ये होता है डेफिनेटली आप छोटे अकाउंट से जब बड़े अकाउंट पे जाते हैं तो वो नंबर्स देख के वो एक प्रेशर आ जाता है आपके ऊपर। लेकिन जब आप परसेंटेज में देखते हैं तो फिर आप ईजी रहते हैं, क्योंकि आपने बेसिकली हम जो पे आउट्स भी, जो आपने बताया कि आपने जब पे आउट्स भी 2 से 3% की बात की, आपने कभी भी ये नहीं कहा कि और $500 तुम का लेना है, यहाँ पे 2,000 का लेना है। 1% कर रहे हो। नहीं बिल्कुल 1%, 1.5%, इससे अच्छा, ऊपर नहीं ये जाता। जो इधर तक आपने पहुंचे हो, 5, ये बहुत बड़े फंड्स हैं आपके, 2-2 जी। लाख वाले। जी। तो इस अगले 1 साल में ऐसा मतलब आपने बीच में कोई बड़ा फंड उड़ाया भी है या नहीं उड़ा? फराज भी इसमें बड़े फंड्स उड़े भी हैं। उड़े हैं। हाँ जी, अच्छा, मैं यही पूछना चाह रहा हूँ कि ऐसी कंसेक्यूटिव नहीं कंसेक्टिव नहीं, डेफिनेटली वो एक प्रॉपर आपकी जर्नी है। जो स्टार्ट में मैंने बात की कि मैंने ट्रेडिंग में लॉस बहुत कम किया, तो चूँकि जो बड़े फंड्स जो उड़े भी हैं मेरे जो अकाउंट, वो उन्हीं प्रॉफिट्स से लेके और उन्हीं को उड़ाए हैं, यानी कि जो पे आउट्स आ और रहे थे। उनको उड़ाने में क्या गलती कर रहे थे? क्योंकि अब तो आप ठीक ट्रेडर हो गए ना, तो उसको क्यों, उसमें क्या गलती कर रहे थे? उसमें फराज भी डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपके इमोशंस इन्वॉल्व हो जाते हैं, या कहीं ना कहीं मार्केट की अनसर्टेनिटीज़ आ जाती हैं, यानी कि आप कुछ प्लान कर रहे होते हैं, सडनली कहीं ना कहीं आपने देखा कि कहीं मिसाइल गिर गया, कहीं कुछ हो गया, कहीं किसी ने ट्वीट कर दी इस तरह की। तो डेफिनेटली मतलब टेक्निकल्स तो आपके इंटैक्ट रहते हैं, लेकिन समटाइम्स ये मोस्टली जो मुझे पता है जो मेरे तो अकाउंट उस पे एसएल नहीं रख रहे होते आप? एसएल रख छक्का मारने के चक्कर वो में? छक्का मारने के चक्कर में कि मतलब जल्दी अच्छा, जल्दी इनको मतलब पास करें, और वो सुलेमानी कीड़ा है अभी भी? अभी भी है उसमें। मतलब वो फराज 2 मुंह वाला नहीं रहा, 1 मुंह वाला एक रह मुंह गया। वाला। अच्छा। उसमें ये हो जाता है कि जब आपको पता होता है ना कि आप एक साइड पे, अब ये मैं मतलब बाकी लोगों को बताना चाहूँगा कि चूंकि मैं पे आउट्स ले रहा हूँ और मुझे पता है कि यहीं से लेके और एक मतलब जिस तरह से आपने बजट एलोकेशन बताई है कि इतने आपने रखने हैं अगले चैलेंजेस के लिए, इतना आपने प्रॉफिट, इतनी आपने इन्वेस्टमेंट के लिए रखना है, तो वो सारा साइड पे करके एक स्पेसिफिक अमाउंट, एक स्पेसिफिक बजट होता है हर मंथ के, वो आपने नए चैलेंजेस पे लगाना है। तो वो नए चैलेंजेस लेके वो मतलब इस टाइम पे मैं अफोर्ड कर सकता हूँ कि मैं उस पर छक्का मारने की कोशिश करूँ, अगर वो उड़ भी जाए तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरे पे आउट्स आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सही है। तो मतलब अभी अगर आप 5 बड़े फंड्स चला रहे हो तो इसमें से आपने 2 हाई रिस्क के लिए रखे, एग्रेसिव के लिए, और 3 बिल्कुल। आप उस पे चल रहे हो। बिल्कुल ऐसे ही है। ज़बरदस्त यार, ग्रेट। इसके अलावा ये जो अब डॉलर्स आ रहे होते हैं, क्या कर रहे होते हैं?
फराज भाई इसमें वही जो आपने रोड मैप वाली वीडियो में बताया हुआ सारा कुछ कि स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट, मतलब आप मैं एक्टिवली ट्रेड नहीं कर रहा तो स्टॉक्स में एसेट बिल्डिंग एसेट बिल्डिंग कर रहे हैं बेसिकली। तो अभी जो मार्केट नीचे आई हुई है, डर लग रहा है? नहीं डर फराज भाई, तो अपॉर्चुनिटी है कि सस्ता ले लो जितना मर्जी लेना, तो बड़े ट्रेडर शॉपिंग कर रहे हैं। सही है, ज़बरदस्त यार। और इसके अलावा क्रिप्टो में भी हाथ साफ किया? क्रिप्टो में बिल्कुल, क्रिप्टो में भी वो आपकी बताई हुई जो स्ट्रेटजीज हैं और सलमान के साथ एग्जैक्टली सलमान भाई के साथ तो वो डेफिनेटली कॉम्बिनेशन बना के क्रिप्टो फंडामेंटल का, और वो बहुत अच्छे गेम्स उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह हो रहे हैं। ज़बरदस्त यार, वेरी गुड यार, बहुत अच्छे जा रहे हो आप माशाल्लाह। सो आगे के क्या प्लान्स हैं? आगे सरमाया से कब रिज़ाइन कर रहे हैं? नहीं ब्राज़ील रिज़ाइन करने का तो कोई इस तरह का वो नहीं है, क्योंकि डेफिनेटली एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नज़र आ रही है कि जिस तरह से पहले हम काम कर रहे थे और अब आपके साथ रह के जिस तरह से कर रहे हैं, और ना सिर्फ ये बल्कि बाकी सिर्फ ट्रेडिंग में ही नहीं, ओवरऑल डिफरेंट और चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मिल रही है देखने को। ये आपकी फर्स्ट जॉब है ना इधर? ये फराज में मेरी सेकंड जॉब है। इससे पहले जो मेरी जॉब थी वो जो मैं ई कॉमर्स में था, तो उसी रिलेटेड एक बहुत बड़ा पाकिस्तान का नाम था उस टाइम पे, तो उन्हीं के एक ऑफिस में, वो भी सिर्फ इसलिए कि मैं वहाँ पे जाके जॉब होगी तो मैं स्किल फ्री में सीख लूँगा, वही वहाँ पे भी वो एक माइंडसेट था। तो वो मैंने थोड़ा सा ही किया, इतना नहीं, लेकिन प्रॉपर जो जॉब है वो मैंने यहाँ सरमाया में ही आके की है। सही है, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। आगे अब फ्यूचर प्लान्स कितने और फंडेड बनाने हैं? फंड्स को ही मज़ीद जो है वो ग्रो करना है, और साथ साथ न सिर्फ प्रॉफर्म के फंड्स को बल्कि रियल फंड्स को भी मज़ीद जो है ना वो ग्रो करके। अच्छा, एक और चीज़, बहुत से लोग कह रहे होंगे कि आपकी रिस्क रिवॉर्ड स्ट्रैटेजी क्या है, या डिसिप्लिन कैसे बने हुए हैं, स्ट्रैटेजी क्या है, टेक्निकली आप क्या कर रहे होते हैं? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। फराज भाई स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है, मतलब मैं हमेशा ट्रेंड को ट्रेड करता हूँ, और यही मैं अपने स्टूडेंट्स को भी कहता हूँ कि जो आपने हमें बताया कि ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड, तो आप ट्रेंड के साथ ट्रेड करें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ फराज भाई कि स्ट्रैटेजी दुनिया की आप कोई सी भी ले लें, जिस तरह आप बताते हैं, हमें भी बताया, अपने स्टूडेंट्स को भी बताते हैं कि दुनिया की हर स्ट्रैटेजी प्रॉफिटेबल है, लेकिन जो आपने रिस्क मैनेजमेंट बताई है ना, दैट इज़ द रियल गेम चेंजर। मतलब आप कुछ भी यूट्यूब उठा लें, शॉर्ट्स उठा लें, कहीं कोई भी आपको नहीं बताएगा कि आपने रिस्क मैनेज किस तरह। रिस्क मैनेजमेंट की बात सारे करते हैं, लेकिन रिस्क को मैनेज एग्जैक्टली करना किस तरह से है और किस तरह से उसको। अच्छा, जो मेरी रिस्क मैनेजमेंट जो मेरी वाली है, वो तो एआई भी नहीं अभी तक नहीं, बिल्कुल ऐसी है वो आप एक कॉमन क्वेश्चन जो करते हैं ड्यूरिंग ट्रेनिंग कि आप सबसे पूछा कहता हूँ यार ये सवाल है, अब इसका आंसर निकाल के लाया, और एआई की मदद भी ले सकते हो, सारे फेल हो जाते हैं। सारे फेल हो जाते हैं। तो वो यही है कि उसने मुझे तो बहुत ज़्यादा हेल्प किया, और इवन कि मैं जो कम्युनिटी में जो कॉल्स भी दे रहा होता हूँ लीड ट्रेडर्स में, वो भी सारी उसी बेस पे दे रहा होता हूँ। मतलब स्टॉप लॉस अगर हिट होता है तो कोई टेंशन नहीं होती, क्योंकि रिस्क मैनेज होता है और हम री अटेम्प्ट करते हैं दोबारा से, और उसका टीपी होता है तो हम ओवरऑल नेट प्रॉफिट। अच्छा, अब यूट्यूब पे आप वो कर रहे हो, अपनी ट्रेनिंग्स दे रहे हैं सरमाया के चैनल के थ्रू, ठीक है, बिगनर्स के लिए। यूट्यूब की ट्रेनिंग जो फ्री कंटेंट है और जो एक प्रीमियम कम्युनिटी की किसी की भी ट्रेनिंग हो, क्या डिफरेंस है दोनों में? प्लस भी डिफरेंस दोनों में, जो यूट्यूब की ट्रेनिंग है जो कि मैंने डिलीवर की है, उसमें डेफिनेटली वो हर बंदा उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहा है, हर बंदा उन्हीं कॉन्सेप्ट्स पे काम कर रहा है। मैंने कोशिश की है कि उसको मज़ीद थोड़ा सा रिफ़ाइन करके, जिस तरह से आपने बताया, थोड़ा सा उन चीज़ों के साथ इंटीग्रेट करके और वो बताऊं। लेकिन जो हमारी जो पेड ट्रेनिंग है, जिसमें आप प्रॉपर्ली, सबसे बड़ा जो उसमें गेम चेंजर है वो तो आपके लाइव सेशंस है, इंटरेक्शन है पूरी टू वे कम्युनिकेशन जो आपकी होती है स्टूडेंट्स के साथ। और वो सेशंस मतलब जिस तरह एक नॉर्मल आपकी जो पेड कंसल्टेशन होती है, जिसमें आपको टाइम लिमिट दी होती है कि आपकी 30 मिनट की कॉल है या 1 घंटे की कॉल है, यहाँ पे कोई टाइम लिमिट ही नहीं होती। मतलब सेशन शुरू हो रहा है 8 बजे तो कभी रात के 12 बजे भी ख़त्म हो रहा है, कभी 11 बजे ख़त्म हो रहा है, जब तक आखिरी बंदे का सवाल रह गया आप वहीं पे। और उसके अलावा आप लाइव ट्रेडिंग भी कर रहे हो, आप मतलब जो कॉन्सेप्ट्स आप करा रहे हो वही आके आप अगले दिन उनको कह रहे हैं आ जाए लाइव रियल फंड्स के ऊपर, और वो करें। बिल्कुल, जो कोई भी नहीं करता, जो कोई भी नहीं करके बताता। एग्जीक्यूशन भी आपको, ताकि ट्रस्ट आपका वहाँ पे बिल्ड हो रहा हो कि ये हम कर रहे हैं। फिर उसके अलावा आपके जितने मेंटोर्स हैं उनके सेशंस अलग चल रहे होते हैं, कम्युनिटी इटसेल्फ आपको अगेन बूस्ट करती है। एग्जैक्टली। और यूट्यूब के ऊपर जाहिर है आप कमेंट छोड़ दो कि जवाब पे क्या समझ आए। बिल्कुल ऐसी है। और दूसरा ये फराज भाई कि मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि जब आप लाइव ट्रेडिंग सेशंस हमारे हो रहे होते हैं तो स्टूडेंट्स अपने डेमो पे प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, आप वही प्रैक्टिस अपने लाइव ट्रेड्स लाइव अकाउंट्स पे कर रहे होते हैं, मतलब रियल फंड्स पे कर रहे होते हैं। तो वो एक अलग कॉन्फिडेंस देता है स्टूडेंट को कि यार ठीक है मेरे तो। अच्छा, वो स्टूडेंट्स को पता है कि ये रियल फंड है। वही मैं वीडियो उठा के ना कभी इस पे डालता हूँ ना यूट्यूब या फेसबुक पे, वो कहते हैं डेमो अकाउंट।
अब इनको क्या पता बेचारे। बिल्कुल ऐसे ही है, अच्छा चले, सही है, ज़बरदस्त यार, ज़बरदस्त। सो अब जिसको ट्रेनिंग करनी है, मेरे ख्याल में लर्न टू अर्न का एक स्पेशल डिस्काउंट कोड दे देते हैं, नीचे आ रहा होगा। बिल्कुल ठीक दे है, देते हैं। सही है। यहाँ तक तो जिसने वीडियो देखी है डेफिनेटली वो डिजर्व करता है। डिजर्व करता है कि वहाँ पे आए, और फिर मेरे अलावा उसको हसीब भी देखेगा फिर। बिल्कुल ठीक है, इंशाल्लाह। चले अब देखते हैं हसीब कितने लोग आते हैं आपको फॉलो करते हैं। ठीक है फराज। चलें, ज़बरदस्त हसीब, और कोई एडवाइस देना चाहेंगे, कोई सजेशन नए बच्चों को? फराज भाई एडवाइस वही है जो आप भी शुरू से देते आ रहे हैं, और हम भी डेफिनेटली जो भी एक लॉसेस से होके ट्रेडर आता है और प्रॉफिटेबल होता है, मतलब वो सुनी सुनाई बातें तो वही लगती हैं, मतलब हर जिस तरह नॉर्मली एक हमारी कहावत बनी है कि हर अमीर आदमी कहता है पैसा डजेंट मैटर। तो अच्छा, तुम्हारी वाली स्टेज आ गई है? नहीं, मेरी वो स्टेज नहीं, वो वाली अच्छा। स्टेज नहीं है। लेकिन मैं एक वैसे नॉर्मली एक बात बता रहा हूँ कि अगर आप ट्रेडिंग में आपने सक्सेसफुल होना है तो रिस्क मैनेजमेंट इज़ द की, और वो रिस्क कैसे मैनेज करना है दैट इज़ द रियल गेम, और वही हम बता रहे होते हैं, वही आप इसमें सिखाते हैं। और हमारे अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम फराज भाई, मतलब जिस टाइम हम ट्रेनिंग कर रहे होते थे उस टाइम तो आप हमें कहते थे कि जब ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाए तब आपने प्रॉप फर्म्स की तरफ जाना है। लेकिन अब हमारे स्टूडेंट्स ड्यूरिंग द ट्रेनिंग यानी कि 3rd वीक के बाद ही लाइव ट्रेडिंग करने लग जाते हैं, और ट्रेनिंग ख़त्म होने से पहले पहले फंडेड अकाउंट्स लेके बैठे होते हैं। तो मतलब दैट इज़ द रियल गेम चेंजर, जो कि रिजल्ट इटसेल्फ बोल रहा होता है कि ठीक है, अब हम जो डिलीवर कर रहे हैं कोर्स में और सारा हमारी लाइव ट्रेडिंग का एक जो इम्पैक्ट है। तो एक सिंपल एडवाइस ये है कि रिस्क मैनेजमेंट इज़ द की। ये जो आप रील्स पे फरारीज देख रहे हैं, दुबई के बड़े बड़े अपार्टमेंट्स देख रहे हैं, ये सब फेक है। ये 95% ऑफ द टाइम्स आपको जो है ना वो फेक कहानियाँ ही मिलती हैं। तो थोड़ा सा रियलिस्टिकली जिस तरह आप नॉर्मली बिजनेसेस को लेके चलते हैं, एक बिज़नेस माइंडसेट के साथ अगर आप आएंगे। और दूसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि आपने हमें भी बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज़ किया, जिस पे कि आपने हम्बल रहना है। मतलब आपने अगर पे आउट्स ले लिए हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि आप जो है ना दूसरों की हेल्प करना छोड़ दें या उनको रिप्लाइज करना छोड़ दें। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी जिस तरह मतलब आप इस लेवल पे आके कम्युनिटीज़ में आके छोटी छोटी क्यूरीज़ के आंसर कर रहे होते हैं, तो हम भी उन्हीं फुट स्टेप्स को कोशिश कर रहे हैं कि फ़ॉलो करें। तो हम्बल रहें और रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करें, तो इंशाल्लाह इससे बड़े बड़े पे आउट्स आएंगे आप लोगों को। चलें, ज़बरदस्त हसीब, थैंक्स फॉर योर टाइम। अब मैं उन सबको बताता चलूँ, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ आपको बेतहाशा मार्केट में मिलती हैं, वो सारी अच्छी हैं, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। ज़ाहिर है वो स्ट्रैटेजीज़ बनी हैं इसीलिए मार्केट में आई हैं, वरना कोई फेलियर स्ट्रैटेजी जो होती हैं वो कोई भी डिस्कस नहीं करता। जो भी स्ट्रैटेजीज़ आप फॉलो करते हैं, उसके पीछे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आप अपनी रिस्क मैनेजमेंट कैसे फॉलो कर रहे हैं। फिर अगर आपका एसएल हिट हो रहा है, क्या आपके अंदर ये हिम्मत है कि अगली नेक्स्ट ट्रेड पे जाने के लिए एसएल लगाया भी है या नहीं लगाया, एसएल होता क्या है, ये बहुत मैटर करता है। और अगर आप नीचे गिरे हुए हैं, ड्रॉ डाउन लगा हुआ है, अकाउंट वॉश होने के करीब है, फिर अपने आप को उठाना एक नेक्स्ट प्लानिंग के साथ, वो बहुत मैटर करती है। तो हम लोग यही सब कुछ डिस्कस कर रहे होते हैं। हमारा जो मॉडल है ये बता रहे होते हैं कि इवन जो प्रॉप फर्म्स हैं उसके भी पैसे नहीं देने आपने, लो रिस्क में पहले डालें, वहाँ से पैसे आएंगे। उस चैलेंज उन पैसों से चैलेंज लें ताकि आपके जहन से ये चीज़ निकल जाए कि मैंने अपनी जेब से पैसे लगाए हैं। तो जब आप प्रॉफिटेबल हो जाते हैं और थोड़े से पैसे मार्केट से बना के उस पैसे को ग्रो करने लगते हैं, तो आपका माइंडसेट, साइकोलॉजी जो है ना वो वैसे ही इम्प्रूव हो जाती है। जो प्रेशर आपने पहले लिया हुआ होता है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता जाता है। जितनी भी मेरी लर्न टू अर्न की एपिसोड्स हुई हैं, जितने भी हमारे गेस्ट आए हैं जो सक्सेसफुल ट्रेडर्स रहे हैं, आप उन सब की जर्नी सुने। शुरू में लड़खड़ाते हैं, एंड देन उसके बाद उस प्रेशर सिचुएशन से निकल के अपने आप को खड़ा करना, ये एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट या साइकोलॉजी की निशानी होती है, जिसके ऊपर उनको ट्रस्ट होता है कि जो रिस्क रिवॉर्ड मैं कर रहा हूँ, जो मैं पढ़ कर आया हूँ, अगर मैं उस पर ही मेरा फर्म बिलीव रहता है तो मैं प्रॉफिटेबल हो जाऊँगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आप डगमगाते रहेंगे, और मेरा ये मानना है, मैं सबको यही कहता हूँ, हमेशा एक ही मेंटोर के पीछे चलें, कोई भी हो, ठीक है, कोई भी हो। अगर आप कोई बुक भी रीड कर रहे हैं, उस ऑथर को फॉलो करें, उस किताब में जो लिखा है आप उसको फॉलो करें। आप ये नहीं कर सकते कि आपने एक दिन एक स्ट्रैटेजी ऑप्ट की, अगले दिन दूसरी पे हॉप कर गए, फिर तीसरी पे कर गए। सो आप एक साइकिल ऑफ डूम में फंस जाएंगे और आप कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकेंगे। ज़्यादातर लोगों के साथ मसला ही यही होता है कि वो बार बार अपनी स्ट्रैटेजी स्विच कर रहे होते हैं, फ्लिप कर रहे होते हैं, एंड देन एंड रिज़ल्ट जो होता है वो 3-3, 4-4 साल के बाद भी उनको वो वहीं के वहीं खड़े होते हैं, बल्कि लॉसेस में होते हैं जहाँ से उन्होंने काम शुरू किया होता है। तो ये जितनी भी आप एपिसोड्स देखेंगे, इंटरव्यूज़ देखेंगे, उन सब की आप एक चीज़ कॉमन होगी, शुरू में लड़खड़ाए, एंड देन वो वापस उस ट्रैक पर आए जो उनको रोड मैप दिया गया था, एंड देन अल्हम्दुलिल्लाह राइट नाउ बड़े अच्छे सक्सेसफुल हैं। सो जितने भी सरमाया अलुमनाई हैं या इवन जो भी हमारे फॉलोवर्स हैं, ये जो मैं बातें कर रहा हूँ, अगर आप इस पर ज़रा गौर करें
और अपने आप को सेल्फ एनालिसिस करें कि आप खुद कहाँ गलती कर रहे हैं, ठीक है। फिर आप समझ आएंगे, आ जाएगी आपको कि यार अगर ये मैं अपने रिस्क रिवॉर्ड को ठीक कर लूँ, स्टॉप लॉसेस लगा लूँ एंड देन डिसिप्लिन हो जाऊँ, बार बार वो गलतियाँ ना करूँ जो मैं पहले करता हुआ आ रहा था, तो डेफिनेटली आप लोग प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक भी करें, शेयर भी करें और लोगों के साथ, ठीक है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं नेक्स्ट गेस्ट के साथ, एक और अच्छे सक्सेसफुल ट्रेडर से बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। सरमाया.com, जहां हर फैसला बने सरमाया।